आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इलेक्ट्रिक का बनेगा। द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, ये हमारी जरूरत है। अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बस, मेरे अंदाज से इसी प्रकार से अगर हमारा सपोर्ट रहेगा तो 2 साल के अंदर पेट्रोलियम टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीलर टू व्हीलर और ऑटो रिक्शा और बस और कार, इसकी कीमत लगभग सेम आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट गेम है वो। और इसलिए इनिशियल स्टेज को हमको इसको इनकरेज करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि 85% मैंने ले लिया शेयर ट्रांसपोर्ट का, जो रोड पे आ गया, जबकि पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी रोड एंड फोर्थ इज एविएशन। पर हम बढ़ रहे, तो मैंने एक ब्रॉडगेज मेट्रो का कंसेप्ट तैयार किया है, जो मेट्रो में वो उसके लिए भी पावर लगने वाली है। और वो जो है वो मेट्रो जो हमने दिल्ली और नागपुर और मुंबई में बना रहे, इसकी कॉस्ट 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, और मैंने जो मेट्रो बनाई वो 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, जो आपके पटना वगैरह में बहुत काम किए हैं। अब उसको रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑल अप्रूवल्स दिए हैं। वो ये है कि 6 डब्बे की गाड़ी होगी और उसकी स्पीड 160 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ वो 120 तक आए हैं। 6 डब्बे होंगे और सामने एक कोल्ड स्टोरेज का डब्बा होगा जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल और दूध पीछे में और सामने में, और उसकी स्पीड ये 120 कह रहे, मैं 140 तक आऊँगा। तो ये समझ लीजिए कि ये मेट्रो जो है ये ब्रॉडगेज पे चलेगी। अब नागपुर 0 माइल है और ये अगर दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता दोनों के बीच में है, तो मैंने हमारे यहाँ 250 किलोमीटर के फील्ड में ये ब्रॉडगेज मेट्रो बनाई और इसकी कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड गेज मेट्रो को दी है। और वो रोलिंग स्टॉक भी अभी परसों मुंबई नागपुर में मीटिंग है, और 100 मेट्रो हम प्राइवेट में पीपीपी में खरीद रहे हैं। ड्राइवर रेलवे का होगा, मेट्रो प्राइवेट की होगी, और एमएसएमई में उसको लोन भी दे रहे हैं। वो 36 से 30 करोड़ से 36 करोड़ के बीच में आएगी, और उसमें जैसे प्लेन में एयर होस्टेस होती है वैसे एयर कंडीशन होगी, उसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास होगा, और इकोनॉमिक क्लास का टिकट स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबरी का होगा और समय आधा लगेगा। तो ये पूरे देश में रिवोल्यूशन होगा, पोल्यूशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, लोग रेलवे में घूमने लगेंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, एलआरटी ये भी मेरे पास दिया है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि मैं स्वीडन में देख के आया था कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, ये 20-20 किलोमीटर अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे हैं, उसमें आप हमारा ये काम आप ही लीजिए, मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। हमारा 50% हाईवे बन गया, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है, और दिल्ली से मुंबई 12.5 घंटे में कार में जाएंगे आप, एक्सिस कंट्रोल अप टू JNPT। तो ये हाईवे में ऐसा है कि ये रेलवे की अगर एक रेल डाल दी और उसमें आपके लोग इलेक्ट्रिकली उसमें करंट दे दिया, तो वो बस आएगी तो 20 किलोमीटर चार्जिंग होगी तो 200 किलोमीटर फिर चलेगी, फिर 20 किलोमीटर चार्ज होगी, फिर 200 मीटर चलेगी। ना केबल की जरूरत है, ना किसी की आवश्यकता है। ये स्वीडन में मैं देख के आया, मैं खुद चला चुका वो ट्रक। अब उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी करके अगर ये हो जाएगा तो ऐसे 3-4 टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे रोड पर इलेक्ट्रिसिटी हो। जो आप अभी कंडक्शन की बात कर रहे थे, मैंने एक कॉन्क्रीट रोड देखा स्वीडन में जिस पर बस खड़ी थी और नीचे में उसके कुछ एक सांप जैसा करते वो लग गया, करंट, चार्जिंग चालू हो गया, तो कंक्रीट पे चार्जिंग हो रहा था। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आप अगर आएंगे आगे, तो मैं तो ये एक्सप्रेस हाईवे 22 बना रहे हैं हम लोग, और मेरी इच्छा है कि वो ग्रीन इलेक्ट्रिक के बने। तो आप बिल्कुल इसमें आप हमें इनपुट दीजिए, आपके इंजीनियर्स बिल्कुल। तो ये भी, और इसमें सोलर का आपने बहुत एडिशन किया प्रधानमंत्री जी और आपने, ये तो हिस्टोरिकल काम है। और अभी मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि इसके कारण हमारे देश में पूरी ग्रीन पावर आ रही है। ये इतना हिस्टोरिकल काम है। एक छोटी रिक्वेस्ट ये है कि मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो हमारे यहाँ विंड और सोलर इसका हाइब्रिड कांडला में बन सकता था 3-4 हज़ार मेगावाट का। तो मैंने कुछ कंसल्टेंट लगाए थे, तो हमारे पूरे पोर्ट में जो समुद्र के पास है वहाँ विंड और सोलर का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो वहाँ से भी, और जो आपने बिजली का भाव किया, दोनों एक जगह आकर और कम होगा। तो ये ग्रीन पावर हमें बहुत देश को उपयोगी होगी। जो लिथियम आयन बैटरी का मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बुलाना चाहिए था, पर हम लोग अमिताभ कांत, हेवी इंडस्ट्रीज और ये सभी लोग उसमें उपस्थित थे, IITs थे, इसरो थी, DRDO थी।
सर हमारी लिथियम आयन बैटरी 81% हमारी बना सकते हैं, और इसके लिए हमारे लोगों ने मेटल आयन पर काफ़ी रिसर्च किया है। ये फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में मेरे आई मीटिंग में अगले बार मैं आपको भी बुलाऊंगा। और अभी एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन टेक्नोलॉजी जो है, जो इसकी बैटरी की केमिस्ट्री है, इसमें काफ़ी रिसर्च हुआ है। जो इसरो ने जो सैटेलाइट छोड़े हैं उसमें हमने लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया। तब मैंने उनको बुलाकर कहा कि अब जब आप सैटेलाइट में करते हो तो बस में और इसमें क्यों नहीं करते। तो ये भी हुआ। और हमने जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, इससे भी लिथियम आयन निकलता है। अब मुझे पता नहीं कि आप इसमें लिथियम आयन के सोर्स के लिए भी क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात की, मैंने खुद गाड़ी चलाई दिल्ली में, टोयोटा की, बहुत अच्छी है, पर वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल था, वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ये पानी से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा फायदेशीर है, और उसमें अब काफ़ी रिसर्च इंडिया में हो रहा है। मुझे अमिताभ कांत जी ने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग ऐसी 3 घंटे हम बैठे थे, तो हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी बैठेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर का फ्यूल है। तो नेचुरली हमें इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसमें हम जब जाएंगे तो फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव जितने होंगे उतने हमारे यहाँ होगी। और रेलवे से लेकर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, ट्रांसपोर्ट, बसेस, ये सब मुझे लगता है लास्ट मैन कनेक्टिविटी बिल्कुल हम इसमें कर पाएंगे। और इसलिए निश्चित रूप से आपका जो कैंपेन है गो इलेक्ट्रिक, ये देश का फ्यूचर है, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। तो मुझे लगता है कि आपके लिए मैं बहुत अपने कोर ऑफ माई हार्ट आई एम गिविंग ऑल बेस्ट विशेस टू यू। अब वो गाड़ी मैंने खरीदी की, मुझे पसंद आई। अब मैं नागपुर लेके गया तो वो गाड़ी में अपने घर में रात को पार्किंग एरिया में चार्ज होती है, 250 किलोमीटर चलती है। तो फिर मेरे लड़के ने देखा, तो हमारे यहाँ उसने देखा कि हमारे काफ़ी पेट्रोल पर गाड़ियाँ, टैक्सी यूज़ कर रहे थे, तो उसने लीजिंग से 10 गाड़ियाँ खरीदी की। और उसने मुझे कहा कि ये आपने अच्छा किया, मेरा 30,000 रुपये पर गाड़ी, ऐसा 3 लाख रुपये महीना बचत शुरू हुई। अब मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ये सरकारी अधिकारी, वो मारुति की, मैं तो सरकारी गाड़ी में बैठता ही नहीं, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था तब से नहीं बैठता। अभी मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो मेरे पीछे घूमती है। मैंने नागपुर में इलेक्ट्रिक कार में बैठना शुरू कर दिया, इसका आपका गो इलेक्ट्रिक का कैंपेन करने के लिए। तो मैंने बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी वो। अब ये दिल्ली में इतनी गवर्नमेंट की गाड़ियां है, अगर ये सब लोग अधिकारी, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अपने इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमेंगे तो इनको भी कंफर्ट मिलेंगे। पर वही, अब बोलना नहीं चाहिए, पर टिन गाड़ी में सब लोग घूमते, बड़े से बड़े एयरफोर्स का प्रमुख हो, चाहे कोई गाड़ी वही है, बंधन नहीं लिखा हुआ। अच्छा हो गया एम्बेसडर बदल गए, लिख के रखा था कि वो एम्बेसडर ही आपको यूज़ करना है। तो मैंने एक बार एम्बेसडर के मालिक मेरे पास आए थे मर्सिडीज में बैठकर, तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बचता है, और हमारे सरकार में मैंडेटरी की है गाड़ी, तो तुम खुद यूज नहीं करते तो हमें क्यों है जबरदस्ती होती है। तब सरकार में नियम था कि एम्बेसडर गाड़ी वही सफेद रंग की खरीदी करेंगे। अब वो बदल गया, तो अब वो मारुति 100% वो गवर्नमेंट का हो गया, इसलिए आया। पर उसमें भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी। अगर दिल्ली में अगर 10,000 गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक की आएगी, तो मेरे हिसाब से कम आप समझ लीजिए कि एक गाड़ी के पीछे पेट्रोल डीजल की इतने बचत में कम से कम दिल्ली में 30 करोड़ रुपए महीने की बचत होगी, और दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा। बचत भी और पोल्यूशन। तो आपके डिपार्टमेंट में आप पहले छोटे मोटे सब लोगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैंडेटरी कर दीजिए, इसके बाद मैं भी कर दूंगा मेरे डिपार्टमेंट में। तो कम से कम ये, इसके बाद कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं। तो आपका ये दैट विल बी ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। और कि 2030 में 30% प्राइवेट कार, कमर्शियल व्हीकल 70%, बसेस 40% और टू व्हीलर 80%। सर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ है, मैं उसका मंत्री हूँ। और उसमें से अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी अभी हमारी आई है, इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील, इसको रिसाइकलिंग कर रहे हैं और एमएसएमई में उसके क्लस्टर तैयार कर रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। और सर मैं कॉन्फिडेंट हूँ विद इन 5 ईयर्स ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की होगी, जो 50 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और आने वाले समय में देश की ग्रोथ बढ़ाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बताता हूं कि ई व्हीकल में आने वाले 5 साल के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और इलेक्ट्रिक का
और अब वो दिन दूर नहीं है, और इसलिए ये स्क्रैपिंग पॉलिसी में भी हमको एल्यूमिनियम, ऑयल, लिथियम भी निकल रहा है। आपको शायद ज़्यादा पता होगा कि एनडीएफई मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक कार में लगता है, वो व्हीकल स्क्रैपिंग से अर्थ मेटल्स जो मिलती है उसमें नियोडिनियम, ये जो है ये भी मैग्नेट में यूज होती है, वो भी उससे मिलती है। और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी अब लिथियम निकालने की बात हो रही है, और वैसे भी 81% बैटरी इंडिया में बन रही है। मुझे नहीं लगता कि लिथियम की कोई कमी है।